Hello everyone. In this video we will covering the topic accounting concept and conventions. And before going on all the concept and convention, we will first understand what exactly is the difference between accounting concept and conventions. Accounting concepts have been established by professional organizations and are standard principles that must be followed when preparing financial accounts. As we know, accounting is the language of business in which we records the transactions. And we records transaction in the form of general, ledger, trial balance, profit and loss account, balance sheets. And for those entries, we used accounting concepts and principles. So we can say accounting concepts are assumptions or conditions upon which accounting is based, and it is mandatory to follow these principles because financial accounts are legal documents also. And accounting conventions are generally accepted practices that can change and are updated over time depending upon the requirement in financial reporting. So accounting concept कन्वेंशंस आर एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस होती है जिसको कि फॉलो करना मैंडेटरी नहीं होता है, बट इट इज़ सजेस्टेड दैट इट इज़ गुड टू फॉलो दिस कन्वेंशंस फॉर मेकिंग सेटिस्फैक्ट्री एंड रिलायबल अकाउंटिंग डेटास. बिजनेस पर्सन इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज भी कर सकता है, अपडेटेड भी कर सकता है. वो मेजर डिफरेंस अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन में ये है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं मैंडेटरी होते हैं टू फॉलो, बट कन्वेंशंस जो होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते हैं टू फॉलो. अ लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स विच आर जनरली यूज्ड इज गिवन बिलो. फर्स्ट है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेकेंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, थर्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, फोर्थ कॉस्ट कंसेप्ट, फिफ्थ डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट, सिक्स्थ accounting period concept, seventh is matching concept. So according to separate entity concept, business is considered as a separate legal entity which has its distinct identity separate from its owner. मतलब बिजनेस जो है एक सेपरेट यूनिट है, एक लीगल एंटिटी है जिसकी खुद की आइडेंटिटी होती है. और कंपनी एक भी हमें यही बताता है कि बिजनेस जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, खुद का सील होता है, डॉक्यूमेंट होता है. और बिजनेसमैन एक अलग यूनिट होती है. जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग डेटास बनाते हैं, तो हम बिजनेस को बिजनेस पर्सन से सेपरेट रखते हैं. एंड दिस कंसेप्ट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन कीपिंग बिजनेस अफेयर स्ट्रिक्टली फ्री फ्रॉम प्राइवेट अफेयर ऑफ बिजनेस पर्सन. इट मीन्स बिजनेस पर्सन के प्राइवेट अफेयर्स बिजनेस के अफेयर्स से अलग होते हैं. बिजनेस पर्सन अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी एक्सपेंस करता है, इनकम करता है, उसका जो पर्सनल हाउस है, उसकी पर्सनल कार है, उन सब के अकाउंट्स बिजनेस के अकाउंट से अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम देखें तो बिजनेस पर्सन बिजनेस में अपनी जो कैपिटल देता है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता है. बिजनेस मतलब बिजनेस को वो पैसे बिजनेसमैन को वापस करने हैं, वो उसके लिए एक लायबिलिटी है. और अगर बिजनेस पर्सन बिजनेस में से कोई मनी विड्रॉ करता है तो उसको हम एज अ ड्राइंग ट्रीट करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस पर्सन बिजनेस में से कभी भी पैसे निकाल लेगा और हम उसको एंटर नहीं करेंगे. हम बिजनेस में उसके भी एंट्री करेंगे और वो जो पैसा निकालेगा उसे हम एज ए ड्राइंग एंटर करेंगे हमारे रिकॉर्ड्स में. So both are separate entity, business and businessman. Both are separate entity. Second is going concern concept. According to this concept, it is assumed that business is established and will continue for a fairly long time in future. जब भी कोई बिजनेस पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये माइंडसेट लेके चलता है कि उसका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक के लिए रन करेगा या फिर इनडिफाइनेट टाइम के लिए रन करेगा. और मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस इसी कंसेप्ट की बेसिस पे ऑर्गेनाइज की जाती है, इसी कंसेप्ट की बेसिस पे वर्क करती है, क्योंकि जो भी इन आउटसाइडर पार्टीज़ होती है वो बिज़नेस में एंटर ही करती है, वो इसी कंसेप्ट की बेसिस पे एंटर करती है कि बिज़नेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा. जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देती हैं या फिर कोई जो इन्वेस्टर्स बॉन्ड परचेस करते हैं, फंड इन्वेस्ट करते हैं,
वो सब इसी बेसिस पे करते हैं कि बिज़नेस लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। अगर किसी को पता चले कि बिज़नेस 2 साल में ख़त्म होने वाला है तो कोई इसमें क्यों इन्वेस्ट करेगा। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई while valuing assets of the firm, current resale value is not taken into account. Instead, depreciation is charged on basis of their expected life. हम हमारी अकाउंट्स बुक में फिक्स्ड असेट की जो वैल्यू रखते हैं वो उसकी कॉस्ट वैल्यू पे रखते हैं जिस पर हमने उसे परचेज़ किया था, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे रखते हैं। कि रीसेल वैल्यू को हम अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ की बेसिस पे। And third is money measurement concept. According to this concept, accounting should necessarily record only those transactions which can be expressed in monetary terms. Means हम हमारे अकाउंट्स के डेटाज में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड करते हैं जिन्हें हम मनी के टर्म में आइडेंटिफाई कर सकें. This is the reason why qualitative facts like change in management are not recorded in the books of account. हम हमारे रिकॉर्ड्स बुक्स में क्वालिटेटिव फैक्ट्स को एंटर नहीं कर सकते. हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि जिसमें हम क्वालिटेटिव फैक्ट्स को एंटर कर सकें. हम सिर्फ उन्हीं डेटास को एंटर कर सकते हैं जिन्हें हम मनी की टर्म में मेज़र कर सकें. क्वालिटेटिव फैक्ट्स लाइक चेंज इन मैनेजमेंट या फिर किसी से गुड पब्लिक रिलेशंस है तो इसको हम मनी के टर्म में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. सो हम इन डेटास को हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं इंक्लूडेड कर सकते. ओनली मनी मेजरमेंट वाले डेटाज ही हम हमारे रिकॉर्ड्स में एंटर करते हैं. नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट. दिस कंसेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड एम्फेसाइजेज दैट asset should be recorded at its cost price, not on market price, which keeps on changing. हमको पता है मार्केट प्राइस किसी भी आइटम की चेंज होती रहती है और हम जब भी हमारे रिकॉर्ड्स बुक में हमारे असेट्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हम उसे कॉस्ट प्राइस पे ही रखते हैं, हम मार्केट प्राइस नहीं एंटर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक शॉप से कंप्यूटर परचेज़ किया और मैंने उससे शॉपकीपर को 40,000 रुपीज़ दिए उस कंप्यूटर के लिए. बट शॉपकीपर ने कहा कि मैं इसकी डिलीवरी 2 दिन बाद दूंगा और अगर 2 दिन बाद उस कंप्यूटर की प्राइस मुझे पता चला कि मार्केट में 50,000 हो गए, तब इस केस में क्या होगा, मैं मेरे अकाउंट्स बुक्स में उसकी प्राइस वही लिखूंगी जिस पे मैंने उसे परचेज़ किया है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू. मैं अपने अकाउंट बुक्स में 40,000 ही इंटर करूँगी, ना कि उसकी मार्केट प्राइस. फिफ्थ इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. The dual aspect concept states that every business transactions require recordation in 2 different accounts. Means कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी 2 जगह एंट्री होती है, एक डेबिट साइड तो एक क्रेडिट साइड. ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है कि जिसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट हो. कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं. एंड दिस कंसेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशंस व्हिच स्टेट्स दैट assets is equals to liabilities plus equity. The accounting equation is made visible in balance sheet where the total amount of assets listed must be equal the total of all liabilities and equity. और ये जो कंसेप्ट होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं. हम जो रिकॉर्ड्स करते हैं ट्रांजेक्शन्स उसको इस कंसेप्ट की बेसिस पे ही करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझे कि हमने 10,000 रुपीज़ मिस्टर XYZ से उधार लिए. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन असेट साइड्स इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक विल इंक्रीजेज बाय 10,000 एंड हेंस डेबिट, इसको हम डेबिट करेंगे. एंड एट द सेम टाइम लाइबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज क्योंकि हमने उससे 10,000 उधार लिए हैं तो हमारी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई. हमारे पास कैश या बैंक रिजर्व तो आया जो कि हमने डेबिट कर दिया, बट हमारी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई उसी अमाउंट से, सेम अमाउंट से, और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रेडिटर. सो इसको हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे. तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन में डेबिट एंट्री भी आ गई और क्रेडिट एंट्री भी आ गई. तो इसको ही डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं कि एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट हो गए, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और टाइम पीरियड कंसेप्ट.
According to this concept, accounting should measure transaction at regular intervals for a specified period of time called accounting period. मीन्स हम हमारे रिकॉर्ड्स बुक्स में जो भी डेटास एंटर कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं. हम जो भी डेटा बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं. और ये जो बुक्स द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. यूजुअली हम 12 मंथ का पीरियड रखते हैं, जैसे कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर और 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर मे बी द अकाउंटिंग ईयर. और ये जो कंसेप्ट है ये हमको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करने में भी हेल्प करता है. हम प्रीवियस ईयर के डेटास को करंट ईयर के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट necessary financial disclosures and reporting need to be made at the end of accounting period. एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमें हमारे अकाउंट्स को डिस्क्लोज़ करना होता है, हमारे इन्वेस्टर्स को, स्टॉक होल्डर्स को. तो इसलिए हमें अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को फॉलो करना होता है. और ये पीरियड जो होता है क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है. मोस्टली हम ईयरली पीरियड फॉलो करते हैं. Now matching concept. This concept is also known as periodic matching of cost and revenue. Means हम एक सेम टाइम पीरियड पर ही कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारा रेवेन्यू किसी और ईयर का है और कॉस्ट किसी और ईयर का है और फिर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं. तो इस तरह से हमारे डेटा गलत हो सकते हैं. हमें जिस टाइम पीरियड का हमने कॉस्ट मेंशन किया है या एक्सपेंस मेंशन किया है उसी सेम ईयर का ही हमें रेवेन्यू रियलाइज़ करना है और फिर दोनों को मैच करके ही हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, प्रॉफिट मेड बाय बिजनेस इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड कैन बी ascertained only when the revenues earned during the periods are compared with the expenses incurred in earning the revenue. मीन्स जिस ईयर का प्रॉफिट है उसी ईयर का एक्सपेंस और कॉस्ट भी होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग कंसेप्ट. Now we look about accounting conventions. So there are 4 types of accounting conventions. First is conservatism, second full disclosure, third is consistency, fourth is materiality. First, convention of conservatism. According to this convention, the accountants have to follow the rules, anticipate no profit, provide for all possible losses while recording business transaction to meet uncertainty efficiently. मीन्स हमें फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसे पहले से नहीं नोट करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो हम उसे पहले से ही रिकॉग्नाइज करके चलेंगे. हमें प्रॉफिट्स को कभी भी एंटिसिपेट नहीं करना है. अगर हमें प्रॉफिट होता है तो इट्स बेटर, बट हमें अगर कोई लॉस हो जाता है हमें उसके लिए पहले से ही सर्टेन रहना चाहिए. दिस कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रोवाइड्स टू प्ले सेफ. मीन्स हमें फ्यूचर के लॉसेस को पहले से ही रिकॉग्नाइज करके रखना है, लेकिन अगर हमें कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसे हम पहले से ही रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. इस कन्वेंशंस की बेसिस पे ही हम बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स को क्रिएट करके रखते हैं. इस जो भी हमने प्रोविज़न्स बनाए हैं बैड डेब्ट्स के लिए या डाउटफुल डेब्ट्स के लिए वो इस कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ही बनाए हैं, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है. सो वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ लॉस और प्रॉफिट, देन लॉसेस विल बी कंसिडर्ड एंड प्रॉफिट विल बी ओवरलुक्ड. Second is convention of full disclosure. According to these conventions, there should be adequate disclosure of all material information in the financial statements prepared for stakeholders like investor, creditors, government, etc. So जो भी material information होती है it must be disclosed in front of their stakeholders, investors, creditors, government, क्योंकि ये सारे लोग जो होते हैं हमारे बिज़नेस से इंटरेस्ट रखते हैं. तो बिज़नेस पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑल द नेसेसरी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है इन लोग के सामने डिस्क्लोज़ करे और ऑनेस्टली डिस्क्लोज़ करे. और जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो भी यही कहता है कि
बिजनेस पर्सन को उसके जो भी डेटाज हैं, जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशंस है, वो पीरियडिकली डिस्क्लोज करना है इन फ्रंट ऑफ देयर स्टेक होल्डर्स लाइक इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट्स। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये इन लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है टू नो अबाउट द करेक्ट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। तो ये जो इन्फॉर्मेशंस होती है ये डिस्क्लोज होना नेसेसरी है। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है किसी बिजनेस पर्सन की कि वो अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जो है अपने इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के सामने शो करें, डिस्क्लोज करें उनके सामने। बिजनेस पर्सन को अपनी कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस अपने स्टेक होल्डर्स या इन्वेस्टर्स से हाइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो भी इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, ये इनके राइट्स होते हैं कि वो बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके। Third is convention of consistency. According to this convention, it is essential that accounting procedure and method should remain unchanged from one accounting period to another to facilitate comparison. Means हमें एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के टाइम सेम मेथड फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हमारे जो डेटाज बना रहे हैं वो डिफरेंट मेथड की बेसिस पे बना रहे हैं। एक ईयर पे हमने कुछ और मेथड बनाई और नेक्स्ट ईयर पे हमने कुछ और मेथड यूज़ कर ली, तो इससे क्या होता है कि कंपैरिजन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब हम एक प्रीवियस ईयर के डेटा को नेक्स्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि दोनों पीरियड्स के डेटा सेम मेथड से बने हों। फॉर एग्जांपल, इफ मटेरियल इज़ इशूड आर प्राइस्ड on basis of FIFO method, means first in first out method, the same should be followed thereafter। तो ये सेम मेथड ही आगे भी फॉलो करनी चाहिए ताकि हम दोनों डेटास को, प्रीवियस ईयर के डेटा या करंट ईयर के डेटा को हम कंपेयर कर सकें। Fourth is convention of materiality. According to this convention, the contents should attach importance to material details and ignore insignificant ones। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि मटेरियलिटी से रिलेटेड हो, मीन्स जो कि इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हो, वही हमारे अकाउंटिंग डेटास में इंक्लूडेड करना चाहिए। इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स को एंटर नहीं करना चाहिए। इन द अब्सेंस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन, अकाउंटिंग विल अननेसेसरी बी कॉम्प्लेक्स एंड बर्डनड विथ माइन्यूट डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, चेंज इन डिमांड पैटर्न्स, दिस इज़ नॉट मटेरियल डिटेल्स। सिर्फ वही डिटेल्स इंक्लूडेड करना चाहिए हमारे डेटास में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के लिए भी हेल्पफुल हो और जो इन्फॉर्मेशंस उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही हमें हमारे अकाउंट्स में एंटर करना है। सो दिस वाज द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। So this was all about the accounting concept and convention. I hope this video will help you to understand the topic.